बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजराइल, अमेरिका, ईरान, चीन, पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में लेकर आ गया हुआ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हर बड़ी खबर बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाई जाती है। तो चलिए बिना किसी हेडलाइन के तमाम खबरों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात चीन की कर लेते हैं। चीन ने इसराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। दरअसल इसराइल के कुछ सांसद ताइवान आना चाहते हैं और चाइना ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर वे चीन की सीमा रेखा क्रॉस करते हैं तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और ताइवान चीन की जीडीपी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ताइवान के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ताइवान दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी माना जाता है। ताइवान के अंदर एक कंपनी है TSMC। ये कंपनी दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स बनाती है। इसके अलावा ताइवान के अंदर मोबाइल प्रोसेसर, AI चिप्स, कंप्यूटर CPU, GPU चिप्स और भी बहुत सारी चीज़ें ताइवान के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती है। और इसीलिए अगर इसराइल के सांसद, इसराइल के ऑफिशियल ताइवान जाते हैं तो वे कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी कुछ न कुछ मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए चाइना ने उनको पहले ही धमकी दी है कि अगर वे चीन की सीमा रेखा क्रॉस करते हैं तो उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं अमेरिका का टॉप का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के सामने एक प्रस्ताव सौंपा है। अगर ईरान उस प्रस्ताव को कबूल कर ले तो अगले 30 दिनों की विस्तृत वार्ता शुरू हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान के सामने अपनी फिर से वही शर्तें रखी जिनको ईरान ने मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था और कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका के इन प्रस्ताव को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अमेरिका ने अपने प्रस्ताव में कहा कि ईरान अगले 20 साल तक अपने इनरिच यूरेनियम पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी, यानी कि अगले 20 साल तक ईरान अपने यूरेनियम को इनरिच नहीं करेगा और जो ईरान के पास इनरिच यूरेनियम है उस यूरेनियम को भी ईरान हैंड ओवर कर दे। इसके अलावा ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जैसे नतान, इस्फहान और भी जितने भी ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, ईरान अपनी उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी नष्ट कर ले। यानी यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के सामने अपनी फिर से वही शर्तें रखी जिनको ईरान ने युद्ध के दौरान भी, जब अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़े बड़े बौखलाहट में हमले कर रहा था, उस वक्त भी ईरान ने अमेरिका की इन शर्तों को मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। और ऐसे वक्त में जब ईरान अपनी शर्तों को अमेरिका की शर्तों के ऊपर रख रहा है, क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका की इन शर्तों को मान लेगा? आई थिंक हरगिज़ ईरान अमेरिका की इन शर्तों को कभी भी नहीं मानेगा। देखिए आज के टाइम में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, जिसके पास भी न्यूक्लियर है वही उसके लिए सबसे बड़ा डिफेंस हथियार है। और ईरान यकीन मानना अपनी हर तरह की कोशिशें करेगा कि किसी भी तरीके से ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाए, किसी भी तरीके से ईरान न्यूक्लियर बना ले, क्योंकि अगर एक बार भी ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करने के लिए 10 बार सोचेंगे, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर किसी एक देश के पास भी न्यूक्लियर नहीं है, सिर्फ इसराइल के पास न्यूक्लियर है और इसराइल उसी न्यूक्लियर के बल पर पूरे मिडिल ईस्ट पर डोमिनेट करता है। और उसके साथ फिर अमेरिका भी आ जाता है, उसके पास भी न्यूक्लियर है। और आप नोटिस करके देखना, जिस देश के पास भी न्यूक्लियर है उस देश के साथ इसराइल और अमेरिका कभी भी नहीं उलझते। हालांकि इसराइल और अमेरिका ही क्या, कोई भी देश उस देश के साथ नहीं उलझता जिस देश के पास न्यूक्लियर है। यानी अगर दो देशों के पास न्यूक्लियर है तो उन दो देशों में बहुत ही कम चांस होते हैं कि किसी भी तरीके से उन दो देशों के दरमियान युद्ध हो। आज के टाइम में युद्ध सिर्फ उन्हीं दो देशों के दरमियान होते हैं, या तो उनके दोनों के पास न्यूक्लियर नहीं, या फिर एक के पास न्यूक्लियर है और दूसरे के पास न्यूक्लियर नहीं। अगर दो देशों के पास न्यूक्लियर है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उन दो देशों के दरमियान युद्ध शुरू हो जाए। फिलहाल अमेरिका ने ईरान के सामने अपना एक प्रस्ताव रखा, इसमें कुल मिलाकर पूरी तरह ईरान अपने न्यूक्लियर को छोड़ दे ये बात कही गई है। लेकिन अभी ईरान की तरफ से इस प्रस्ताव की रिस्पॉन्स में किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डमैक्स ने सोमवार को कहा कि वैश्विक तेल भंडार 8 वर्षों में सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच रही है और चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से आपूर्ति प्रतिबंधित रहे तो ये और भी चिंता का विषय बन सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक गैसोलीन, डीजल, जेट ईंधन जैसे परिष्कृत उत्पादों का भंडार विश्व स्तर पर केवल 45 दिनों के लिए ही बचा है, जिसमें एशिया और अफ्रीका में विशेष रूप से महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। यानी कि कुल मिलाकर जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी की है तब से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ्रांस का एक विमान वाहक पोत स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश कर गया है और वो बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रांस ने अपना वो विमान वाहक पोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ही भेजा हो, या अपने जहाज को जाने की अनुमति दी जा सके। रीजन कुछ भी हो सकता है, वो फ्रांस ही जानता है, लेकिन मेन रीजन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके, या फिर कम से कम इतना तो हो ही जाए कि फ्रांस के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आसानी से निकल सके और ईरान उनको कुछ ना कहे।
लेकिन ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ एंड क्लियर कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ ईरान ही के कंट्रोल में रहेगा और ईरान जिस तरह चाहेगा उस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को चलाएगा। फिलहाल दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खोलने से बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के दौरान बहुत से देशों से गुजारिश की थी कि तुम आओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खुलवाओ, लेकिन कोई एक देश भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नहीं आया था। लेकिन अब पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आने की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं दुनिया भर के देश ईरान के ऊपर प्रेशर बनाए। उधर तुर्की भी अब कहीं ना कहीं अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और तुर्की भी अब कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहा है। तुर्की ने पहली बार तकरीबन 6000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल दुनिया के सामने रिवील की। ये तुर्की की अब तक की सबसे ज़्यादा लंबे टारगेट को हिट करने वाली मिसाइल है। देखिए, अगर आप डॉक्टर इसरार अहमद को जानते हो और अगर आपने उनके बयानात सुने हैं तो आपको पता होगा कि इसराइल का मकसद क्या है, थर्ड टेम्पल बनाना और ग्रेटर इसराइल बनाना है। और अगर इसराइल और अमेरिका ने किसी भी तरीके से, अल्लाह ना करे, ईरान के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, किसी भी तरीके से अगर ईरान इनके कंट्रोल में चला गया तो अगला नंबर तुर्की ही होगा। ये बात खुद तुर्की भी जानता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के अलावा कोई और देश बचा ही नहीं जो इसराइल और अमेरिका के सामने छाती तान कर खड़ा हो जाए या इसराइल और अमेरिका के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कहीं ना कहीं सिर्फ तुर्की ही एक अकेला देश निकलेगा जो इसराइल और अमेरिका के सामने छाती तान कर खड़ा होकर इनके सामने लड़ने की हिम्मत करेगा। वरना अगर इसराइल और अमेरिका ने ईरान को अपने कंट्रोल में ले लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट में तमाम देश तुर्की के अलावा शायद पहले ही इनके सामने सरेंडर कर देंगे। फिलहाल इस जंग से तुर्की के भी आंख हो चुकी है और तुर्की भी अब अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। उधर लेबनान के अंदर भी इसराइल के हमले जारी है और गाजा के अंदर भी इसराइल के हमले लगातार जारी है। आज फिर इसराइल ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों और दक्षिणी लेबनान के कई क्षेत्रों को हवाई हमलों से निशाना बनाया, जो युद्ध विराम का एक नया उल्लंघन है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इन हमलों में तकरीबन 2 लोग मारे गए और 7 घायल हुए। यानी इसराइल के लिए सीध फायर सिर्फ कागज़ों पर है। इसराइल इसी तरह हमले करता रहता है और बाद में फिर दावे करता है कि हमने हिजबुल्लाह की एक पट्टी को उड़ा दिया, हमने हिजबुल्लाह की एक बटालियन को उड़ा दिया, हमने हिजबुल्लाह के एक हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। लेकिन असल हकीकत ये होती है कि ये सिर्फ आम सिविलियंस को टारगेट करते हैं। वहीं गाज़ा के अंदर भी इसराइल जो इनको करना है वो तमाम चीज़ें ही कर रहा है। मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि गाज़ा के अंदर हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गाज़ा के तकरीबन 62% हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो चुका है। और जो इसराइल और हमास के दरमियान जब सीज़ फायर हुआ था अक्टूबर 2025 को, उस वक्त जब वो येलो लाइन बनाई गई थी, इसराइल उस येलो लाइन को भी आगे को खिसका रहा है और लगातार गाज़ा पर कब्जा कर रहा है। गाज़ा के 62% हिस्से पर अब तक इसराइल का कब्जा हो चुका है। इसी तरह प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट अब से तकरीबन 17 घंटे पहले की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गाज़ा के अल जैतून इलाके में आज फिर इसराइल ने हवाई हमले किए। आप इस मंजर को देखिए। इस मंजर को मैं आपको फुली तौर पर दिखा भी नहीं सकता, थोड़ा बहुत ब्लर कर दूंगा, बट फिर भी आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि गाज़ा के अंदर हालात कैसे हैं, किस तरीके से ये महिला अपनी भाई के लिए फूट फूट कर रो रही है। फिलहाल गाज़ा के अंदर हालात ऐसे ही है। गाज़ा के अंदर जो इनको करना है वो तमाम चीज़ें ये लोग गाज़ा के अंदर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग गाज़ा को बिल्कुल भूल गए। और जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान का ये युद्ध शुरू हुआ था तब से तो हम लोगों ने यकीनन गाज़ा को भुला ही दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें गाज़ा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गाज़ा एक ऐसी जगह है जहाँ ना उनके पास फोर्स है, ना किसी तरह की वहाँ कोई सरकार है। सिर्फ हमास एक बहुत छोटा सा संगठन है। वो गाज़ा के लोगों के लिए क्या ही कर सकता है। अगर हमास एक बहुत छोटा सा भी हमला इसराइल के ऊपर कर दिए तो इसराइल गाज़ा को बॉम्बार्ड करना शुरू कर देगा। इस डर की वजह से हमास भी इसराइल के ऊपर हमले नहीं करता। फिलहाल गाज़ा के अंदर हालात बहुत ख़राब है। आप गाज़ा के लिए दुआ करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।